हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान पेपर 2 की। और उसके अंदर आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हिक्का। ठीक है, जिसको हम हाई कफ भी बोलते हैं। ठीक, हिक्का को हम हिचकी से रिलेट करते हैं। ठीक है, हिचकी जैसे कि आप कुछ खाना खाते हो तो उसमें हिचकी लेते हो, या फिर बिना मतलब खाना कहीं अटक जाता है तब हिचकी लेते हो, या फिर ये भी जो मतलब कहते हैं कि आपको कोई याद कर रहा है तो ऐसे हिचकी वगैरह जो आती है ना, वही हिक्का होता है। ठीक है, कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हिक्का क्या है। तो मैं एक नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ कि आपने जब आपका एकदम से ऐसे लगता है ना कि जैसे पूरा जो हमारे लीवर है, जो किडनी है, हार्ट ऊपर की ओर आते हैं एकदम, मतलब जो हवा सी है वो एकदम आपके चेस्ट में से भर सी आती है। ठीक है, आवाज़ से निकलती गले ऐसे कुछ ऐसे करके होता है। ठीक है, उसे हम हिक्का कहते हैं। तो इसको आज हम बात करते हैं, जो कि हमारा रोग निदान पेपर 2 का चैप्टर नंबर 12 है। अगर हम इसमें बात करते हैं स्रोतस की, तो इसके अंदर अन्वय, उदगव्य और प्राणवय स्रोतस की दृष्टि होती है। मेन इसमें प्राणवय स्रोतस की दृष्टि से देखा जाता है। देखो, प्राणवय स्रोतस से 4 प्रकार के यहाँ पर रोग देखे जाते हैं। एक हिक्का होता है, एक श्वास होता है, एक कास होता है, एक राजचमा होता है। इन चारों के अंदर प्राणवय स्रोतस की दृष्टि आपको देखने को मिलेगी। प्राणवय स्रोतस को हम किससे रिलेट करते हैं? अपना जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेट करते हैं। तो अभी सिक्का का अधिष्ठान कहाँ पर होता है? फुफ्फुस, यानी जिसको हम लंग्स से कहते हैं। ठीक है, समानता बात करते हैं तो हिक्का और श्वास। देखो, जो हिक्का और श्वास है इसका निदान संप्राप्ति चिकित्सा दोनों ही क्या है? समान है। बस यहाँ पर देखो निदान और इनमें क्या थोड़ा जैसे संप्राप्ति में क्या है, जैसे कि हम बात करेंगे हिक्का और श्वास की संप्राप्ति में, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। अगर संप्राप्ति भी सेम हो जाएगी तो पूरी डिजीज ही सेम हो जाएगी। इसलिए एक आध स्टेप में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हिक्का और श्वास तो अलग अलग रोग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लक्षण होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट देखने को मिलेंगे। देन इसकी बात करते हैं ड्यूरेशन की। एक होता है अल्प समय के लिए, यानी बिना चिकित्सा अगर ठीक हो सकता है। ऐसे एक का जो बहुत लंबे समय तक रहे तो उसको ठीक करना थोड़ा सा कष्टदायी होता है। ठीक है, देखो नॉर्मल हिचकी आपको भी आती है, ऐसे एक आध बार आ गया, ठीक है, कहते हैं ना बादी बन गई, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। या फिर एक दो बार खाना खाने के बाद भी आ जाती है, तो वो क्या है कि नॉर्मल। अगर लेकिन बहुत लंबे समय से है तो वो कस साध्य के अंदर आएंगे। ठीक है, वैसे तो हिक्का के बहुत कम पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जब भी आपको पेशेंट देखने को मिलेंगे हिक्का के तो आप डर भी सकते हो, क्योंकि कोई कोई हिक्का के ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत तेज़ी से हिचकी लेते हैं। ठीक है, जो बहुत, जैसे मेरे इधर एक लेडीज़ है जो इनको हुक्का रोग है, हिक्का रोग है। ठीक है, और इस वीडियो के लास्ट में आप बताना उनको कौन से टाइप का हिक्का है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो साउंड होती है हिक्का की वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब इतनी दूर से ही आपको सुन जाएगी कोई हिचकी ले रहा है। ठीक है, आप तो नॉर्मल हिचकी लेते होगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत ज़ोर से हिचकी ले? मतलब अगर वो आपसे 10-15 मीटर दूर भी हो, 10-15 तो ज़्यादा होगा, 5-10 मीटर दूर भी हो तो भी आपको सुनाई दे जाएगी, इतनी तगड़ी हिचकी वो लेते हैं। ठीक है, जो कि इसको ठीक करना कष्टप्रदायी होता है, जो बहुत लंबे समय तक हिचकी बनी रहती है। फिर इसकी निरुक्ति की बात करते हैं। आश्वस्त ध्वनि या हिचकी लेना, हिच हिच करना, हिच हिच लेना, जो भी है हिचकी लेना, ये सब किसके इसकी निरुक्ति के अंदर आती है। मतलब एक ऐसी ध्वनि जिसको अस्पष्ट होती है, मतलब आप इसको ऐसे क्लैरिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर? हिचकी कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो गले में हिक हिक की जो आपको ध्वनि सुनाई देती है उसे हम हिक्का रोग कहते हैं। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखना। देन इसके बाद हम इसके लक्षण, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। देखो, इसकी परिभाषा में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि ये मेनली वातज रोग है। वातज और कफज रोग इसके अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब देखो, चाहे हिक्का हो, चाहे श्वास हो, चाहे कास हो, इन्हीं के अंदर आपको वात और कफ दोष, ये दोनों ही प्रधान रोग देखने को मिलेंगे। जैसे ये हिक्का है तो हिक्का के अंदर भी वात और कफ दोष यहाँ पर प्रधान देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमारी वायु है। ठीक है, अब देखो वायु कौन सी? जो उदान वायु हो प्राण वायु के साथ मिलेगी, और मतलब उदान वायु प्राण वायु के साथ मिलती है, और वो तेज़ी से बाहर की ओर निकलने की कोशिश करती है। क्योंकि इनको आपको काम पता होना चाहिए। जैसे उदान वायु का भाग प्रवृत्ति का काम होता है, ठीक है, और प्राण वायु को सांस को अंदर लेने का काम होता है। ठीक है, अगर आपको जैसे कि प्राण वायु को मैं बता देता हूँ, प्राण वायु नीचे की ओर इनका स्थान होता है, और उदान वायु को ऊपर की ओर गति कराने का कार्य होता है। ठीक है, देखो प्राण वायु की वजह से ही आप यहाँ पर जो भी इंस्पिरेशन वगैरह वो कर पा रहे हो, और उदान वायु की जो गति होती है वो ऊपर की ओर होती है, और प्राण वायु की नीचे की ओर। कन्फ्यूज मत होना, फिर से बता रहा हूँ, प्राण वायु की नीचे की ओर, उदान वायु की ऊपर की ओर। उदान वायु की ऊपर की ओर इसलिए होती है क्योंकि वो वाक प्रवृत्ति का काम कराती है, और प्राण वायु की नीचे की इसलिए होती है वो इंस्पिरेशन का कहीं ना कहीं काम कराती है। ठीक है, तो इस केसेस में क्या है, जैसे उदान वायु की गति कहाँ पर है? ऊपर की ओर। ठीक है,
तो क्योंकि वाक प्रवृत्ति कराना है तो उदान वायु ऊपर जाके किसके साथ मिलती है, आपकी प्राणवायु की, ठीक है। ऊपर किसका स्थान होता है, प्राणवायु, तो उसके साथ मिलती है, उसको प्रकोपित कर दिया और प्रकोपित करने के बाद वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, जो जहाँ पर कब उसको अवरोध करा होता है, तो जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे, वह हिक हिक की आवाज़, इसे हम हिक्का कहते हैं। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। उदान वायु के साथ प्राणवायु प्रकोपित होकर श्वास वायु यकृत पिलीय और आंत्र के वेग से मुंह से द्वारा निकलते हुए जब बार बार मुख की ओर जाता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि जो भी उदान वायु जब वो प्राण वायु के साथ मिलकर प्रकोपित हो जाती है, तो जब वायु मतलब ये जो वायु है यकृत मतलब जो आपका लीवर है, स्प्लीन है और आपकी जो इंटेस्टाइन है, अगर आपको भी हिक्का आई होगी तो आपको भी बिल्कुल देखने को मिलेगा कि आपकी जो पूरी जो चेस्ट रीजन है, एब्डोमेन रीजन है, वो सब पूरा एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ऊपर की ओर। हिक्की भाई हिचकी तो सबने ली होगी ना, तो आप इसे महसूस करो, जो आपका लीवर है, पिलिया है, स्प्लीन है और इंटेस्टाइन है, वो ऊपर की ओर आती है। जब भी आपका जो हिचकी का वेग आता है तो ये सारे ऑर्गन एकदम ऊपर की ओर आते हैं, जैसे बिल्कुल बाहर ही निकल जाएंगे। तो यही यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, मुख की ओर। तो हिक हिक ऐसे शब्द की उत्पत्ति होती है और उस केसेस में आपको हिक हिक की ध्वनि उत्पन्न देखने को मिलेगी, उसे हम हिक्का कहते हैं। देखो यहाँ पर परिभाषा में इन्होंने इतना बताया है बस सिंपल कि जो हमारी उदान वायु होती है, तो देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है जो उदान वायु है वो प्राण वायु के साथ मिलकर प्रकोपित हो जाती है, और जो हमारे विकृत है, पिलिया है और आंत्र है, इन सभी से जो वेग है, मतलब इनमें क्या, आंत्र के वेग को मुख द्वारा निकलते हुए जब बार बार मुख की ओर जाता है, तो मतलब ये सब क्या है, इनका वेग मतलब यकृत का भी वेग, पिलिया का भी, मुख का और आंत्र का भी, इनका जो वेग है मतलब गति है ऊपर की ओर जा रही है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पिलिया कह रहे हैं। और इनको ऊपर की ओर जाने की वजह से एक ऐसा शब्द सुनाई देता है जिसको हम हिक्का कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद निदान की बात करते हैं। आरज निदान, विहारज निदान, विष्टम निदान। देखो आरज भी आपको देखो निदान के अंदर आपको या तो वातज निदान देखने को मिलेगा या कफज निदान देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हिक्का के अंदर वात और कफ दोष की यहाँ पर प्रधानता देखी जाती है। जैसे कि गुरु कफ को बढ़ाता है, विष्टम भी कहीं ना कहीं कफ को बढ़ाता है, अभिसंधि रूक्ष वात को बढ़ाता है, शीतल वात को बढ़ाता है, विधाई आहार का सेवन। बिहार के अंदर शीतल स्थान में निवास करने से, अति व्यायाम करने से, अति व्यायाम और अति व्यवाय, ठीक है, और वेग धारण करने की वजह से कंठ और छाती पर आघात लगने की वजह से। विशिष्ट निदान में कुछ व्यक्तियों के अंत में भी हिक्का उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जब इनका अंत हो रहा हो तो उस टाइम पे हिक्का देखने को मिलती है, या फिर जैसे कि पांडु रोग में, ऊर्छत में, क्षय और विसूचिका जैसे रोग में भी आपको हिक्का देखने को मिल सकती है। अगर हम संप्राप्ति की बात करते हैं तो निदानों के सेवन से वात प्रकोपित होता है, और वात जो होता है वो वायु द्वारा उर स्थित कफ को ऊपर की ओर उभारता है। देखो यहाँ पर क्या करा है कि देखो इसमें मेन दोष वात बताया, हिक्का के अंदर जो मेन दोष है वो वात बताया गया है, ठीक है। लेकिन ये बात क्या करता है कि जो कफ का जो स्थान होता है, कफ का जो सामान्य स्थान होता है, जैसे उर स्थान में रहता है, तो जो वात है वो क्या करेगा, उर स्थान में जाएगा और जो कफ अपने सामान्य स्थान पर था उसको वहाँ से निकालेगा, और उसको वहाँ से निकालेगा और ऊपर की ओर ले जाएगा, जिसकी वजह से जो कफ है वो प्राण, अन्न और उदक व स्रोत में अवरोध उत्पन्न कर देगा। क्योंकि जब कफ का जो काम होता है वो अवरोध उत्पन्न करने का काम होता है, जैसे कि आम हो गया, मेद हो गया और ये कफ हो गया, इन सभी को अवरोध कराने का काम होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो वायु है भाई, वायु को तो ऊपर की ओर निकलना ही है, लेकिन अब क्या हुआ, इन स्रोतों में अवरोध हो गया, तो ये अब संघर्ष करेगी वायु निकलने की, तो उसकी वजह से वहाँ पर एक हिक हिक करके ध्वनि उत्पन्न होगी, उसे हम क्या कहेंगे, हिक्का कहेंगे। तो हिक्का के कुछ रूप है, जैसे कि कंठो उरसो गौरवतम, जो कंठ है और आपका उर रीजन है उसमें आपको गुरुता देखने को मिलेगी। बदनस्य अस्य कसायता, और मुख में आपको कसायता देखने को मिलेगी। कुक्षीर आटोप, जो आपका कुक्षी है उसमें आपको आटोप यानी आद्यमान फ्लैटुलेंस देखने को मिल सकता है। संप्राप्ति घटक रह गई है, तो दोष वात का प्रधान होता है, ठीक है। मेनली इसमें अगर और भी जाए तो वात ही होता है, पर लेकिन दोनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। दोषीय की दूसरे की बात करें तो रस दूसरे हो रहा है, मूत्र हो रहा है और पुरीस हो रहा है, ठीक है। तो इनका क्या भाई, आप ये देख सकते हो ना, स्रोतस कौन सा हो रहा है, प्राण व उदक, प्राण व अन्न व उदक व। तो उदक व कैसे रिलेट कर सकते हो आप, रस व से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अन्न वैसे आप कह रहे मूत्र और पुरीस रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर दुष्टि किसकी होगी, संग और विमार्गम। समंग का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन, कब ऑब्स्ट्रक्शन करने का ही तो काम कर रहा था, और विमार्गमन जो वायु है जब उसका रास्ता रुक गया तो वो विमार्गमन ही तो कर रही है। देन अग्नि की दृष्टि, अग्नि हमेशा मंद देखी जाती है, बिना अग्नि के मंद के आपको कोई रोग देखने को नहीं मिलेगा। साध्य असाध्य बात करते हैं, ये तो आगे भी देखेंगे, अभी भी देख लेते हैं। साध्य की बात करते हैं तो क्षुद्रा जो अन्नज है वो साध्य होता है, और हिक्का और गंभीरा व्यवता असाध्य होता है, ये हम आगे देखने वाले हैं।
अभी इस चैप्टर में हमने इस पेज के अंदर क्या देखा है, हमने देखा कि हिक्का के बारे में। हिक्का को जनरली हम हिचकी के नाम से जानते हैं। ये एक प्राणवायु स्रोतस की मुख्य व्याधि होती है, और जो हिक्का होता है इसको हम श्वास रोग से रिलेट करते हैं। आचार्य चरक ने ये बात कही है, क्योंकि हिक्का की निदान संप्राप्ति चिकित्सा लगभग सेम होती है, संप्राप्ति में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हिक्का और श्वास दो अलग अलग रोग होते हैं और लक्षण कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ड्यूरेशन की बात करते हैं, हिक्का अगर कम समय के लिए है तो बिना चिकित्सा के ठीक हो जाएगा, अगर बहुत लंबे समय तक है तो इसको ठीक करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। निरुक्ति की बात करते हैं तो इसमें ये है कि एक ऐसी ध्वनि जो अस्पष्ट हो, जिसको हम थोड़ा सा एक नाम नहीं ले सकते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो उस ऐसे ध्वनि को हम हिक्का कहते हैं। परिभाषा की बात करते हैं तो इसमें मेनली आपकी जो वायु है, वायु भी कौन सी, उदान वायु। उदान वायु क्या करती है, आपकी जो प्राणवायु है उसके साथ प्रकोपित हो जाती है, और साथ प्रकोपित होकर वो आपका जो यकृत पिलीय आंतर है उनको वेगपूर्वक मुख की ओर ले जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि आपको जब हिचकी आती है, जो आपका यकृत है यानी लीवर है, स्प्लीन आंतर है, वो मुख से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और उस कंडीशन में आपके मुख से एक आवाज़ आएगी हिक हिक करके, उसे हिक्का कहा जा रहा है। अब निदान आरज हो सकता है, बिहारज हो सकता है, और विशिष्ट निदान भी बताए गए हैं। अब बेसिकली जो निदान होंगे वो कफ और वातज वाले ही होंगे यहाँ पर, ठीक है। संप्राप्ति मैंने बताई दी है कि निदानों के सेवन से वात प्रकोपित होता है, और वात जब बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, कफ जो अपने सामान्य स्थान पर उर प्रदेश में रहा होता है उसको वहाँ से निकालता है और ऊपर की ओर ले जाता है। अब कफ क्या करेगा, जब वायु के द्वारा ऊपर की ओर जाएगा तो वह प्राणवायु, उदकवायु, अन्वय स्रोतों में अवरोध उत्पन्न कर देगा, और जब वहाँ पर एक बार अवरोध उत्पन्न हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, उस वायु को वहाँ से नहीं जाने देंगे, तो वायु वहाँ से निकलने के लिए संघर्ष करेगी, और जब कोई इंसान संघर्ष करता है तो बाकी उसकी ध्वनि तो सुना ही देगी, तो वहाँ पर एक ध्वनि उत्पन्न होगी, उसे ही हम हिक्का कहेंगे। पूर्व रूप में बताते हैं कंठ उरुसु गुरुत्ता देखने को मिलेगी। भाई कंठ में और उर प्रदेश में आपको भारीपन देखने को मिलेगा, मुख में कसायता देखने को मिलेगी, और जो आपका कुक्षी है उसमें आद्यमान आटोप या फ्लैटुलेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं हिक्का के भेद के बारे में। देखो हिक्का के 5 भेद होते हैं, महाहिक्का, गंभीर हिक्का, व्यपता और क्षुद्र हिक्का और अन्नज हिक्का। अब इनको मैं आपको समझाऊंगा। देखो पहले तो मैं इनको याद कराने की आपको ट्रिक बताऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको कुछ उसके लक्षण बताऊंगा, तब ले जाकर मैं इनके नोट्स पे ले जाऊंगा, ताकि मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो के साथ साथ ही आप इन्हीं को अभी याद कर लीजिए। अगर आप इन्हें अभी याद कर लोगे तो बाद में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं हिक्का के भेदों के बारे में। 5 भेद होते हैं आचार्य चरक के अनुसार। पहला होता है महाहिक्का, दूसरा होता है गंभीर हिक्का, तीसरा होता है व्यपेता। इसकी ट्रिक वैसे मैं ऑलरेडी आपको चरक संहिता में बता चुका हूँ, ये हमने चरक सूत्र स्थान 19वें चैप्टर में किया था, अष्टोत्तरीय अध्याय के अंदर। एंड 5वां जो हिक्का होता है वो अन्नज। अब ये किसके है, ये हिक्का के भेद। मैंने क्या बताया था कि हंसता हुआ महान गंभीर व्यतीत करता है क्षुधा को बिना अन्न के, तो यही तो मैंने बताया था। भाई गंभीर कौन है, जो हमारे गौतम गंभीर है, तो वो इतनी सीरियस हो गई है कि जब तक इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो हिक्का क्या बता रहा है कि हंसता हुआ महान गंभीर व्याप्त करता है, मतलब व्याप्त करता है क्षुधा को बिना अन्न के, मतलब उसकी जो भूख है उसको बिना अन्न के व्यतीत कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक। अब देखो, अब हम बात करते हैं महाहिक्का की, ठीक है। तो महाहिक्का की हम बात करते हैं, महाहिक्का। तो अब एक एक करके हम सारे हिक्का के यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम महाहिक्का के बारे में। देखो अब हम बात करते हैं महाहिक्का की। थोड़ी आपको वॉइस आ सकती है क्योंकि अभी मैंने फैन ऑन कर लिया है, तो थोड़ी इसकी आपको एक्सटर्नल वॉइस सुनाई दे सकती है, ठीक है। तो मैं अपनी आवाज़ को थोड़ा लाउड करूँगा ताकि आपको अच्छे से सुन सके। अब जैसे इसके नाम से क्लियर है महाहिक्का, तो महाहिक्का से आप समझ सकते हो इसमें जो दोष होते हैं वो स्रोतस में गंभीर रूप से आश्रित होते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है जो दोष होते हैं वो गंभीर रूप से आपके स्रोतस में आश्रित रहते हैं, गंभीर रूप से स्रोतसों में आश्रित रहते हैं। तो इससे होता क्या है, देखो अगर ये चीज़ आपको भी पता होना चाहिए, जो दो जितना ज़्यादा आपकी धातुओं के अंदर स्रोतसों के अंदर छुपा हुआ होगा, आश्रित होगा, उतनी ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करेगा। तो इस केसेस में क्या होगा, आपको यहाँ पर जो हिक्का होगी वो महावेग वाली होगी। महावेग वाली समझ रहे हो, महावेग का मतलब ये है कि बहुत तेज़ी से, ठीक है। जैसे कि
अब किसी को हिचकी आती है, वो बहुत तेज़ से आ रही है, जिसको आपको सुनाई दे रहा है कि ये लड़का लड़की इतने दूर से है जो हिक्का ले रहा है, हिचकी की आवाज़ आपको आ रही है, तो इसका महावेग आएगा और महाशब्द आएगा। ठीक है, शब्द देखो, महावेग का मतलब है वो बहुत स्पीड से आ रहा है और उस स्पीड के साथ उसको आपको वॉइस बहुत तेज़ आ रही है। ठीक, थोड़ा सा देख लेना एक बार, मैंने यहाँ पर साउंड का बता दिया था। तो महावेग का मतलब है बहुत जल्दी से आ रही है, और महाशब्द का मतलब उसमें ध्वनि भी बहुत तेज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है। ठीक है, और कैसी आएगी, महाबल से आएगी। ठीक है, उसमें आपको जो बल है ना बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो आपका लीवर, स्प्लीन और आंतरा बहुत स्पीड से ऐसे मुक्की और निकलने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसे लगेगा। ठीक है, और ये कैसा होता है, सज्ञ प्राणहर होता है। अगर ऐसा किसी को हिक्का होता है तो वो जल्दी ही रोगी के अंत करने वाला होता है। ठीक है, तो इस और इसमें क्या होता है, जो रोगी होता है, रोगी का जो मांस होता है, बल होता है, क्षय, इन सभी का क्षय हो जाता है। ठीक है, इसकी संप्राप्ति की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो कफ होता है वो वात के साथ मिल जाता है और कंठ प्रदेश को घेर लेता है। तो वात कफ क्या करता है, वात के साथ मिलकर कंठ प्रदेश को घेर लेता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जब जो वात वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो आपको बहुत तेज़ी से आपको यहाँ पर शब्द सुनाई देगी। जैसे मान लो ये ट्रेकिया, ट्रेकिया नहीं कहेंगे, तो ये मान लो कंठ है, तो इस कंठ को मान लो कफ से अगर मैं भर देता हूँ, लेकिन जो वायु वो निकलने की कोशिश तो करेगी। ठीक है, तो इस जब निकलने की कोशिश करती है तो यहाँ से तेज आवाज़ साउंड सुनाई देगी। ठीक है, ठीक है, ट्रेकिया देखो, जो आपका एक होता है विंड पाइप जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, एक होता है ईसोफेगस। तो इस केसेस में हम क्या याद करेंगे, इस केसेस में हम देखेंगे ट्रेकिया, क्योंकि आपकी वायु का जो काम कर रही है। ठीक है, ट्रेकिया ही समझेंगे। ठीक, देन इसके बाद और ये भी मैंने बता दिया कि ऊंचे शब्द ये का होगी, महावेग वाली होगी और महा उपद्र वाली भी होगी। ठीक है, जब इतनी तेज़ी से आ रहा तो कॉम्प्लिकेशन भी तो इसके अंदर ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे, और इसका जो मूल होगा वह महामूल होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो इसके अंदर जो दोष होते हैं वो आपके शुरू मतलब जो श्रोतस होते हैं उनमें गंभीर रूप से आश्रित रहते हैं, तो इसलिए महामूल वाली भी ये देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, और महाबल वाली भी होगी, ये मैं बता चुका हूँ। और इसके अंदर 1 2 3 वेग, मतलब बार बार कई बार आ सकती है, बोलो ना, एक बार आ गई, 2 बार आ गई, 3 बार आ गई, तो इसमें कई वेग प्रेजेंट भी हो सकते हैं। और जब भी इतनी तेज़ी से आएगी तो आपके नेत्रों से क्या हो जाएंगे, आंसू भी आ सकते हैं, अश्रु पूरित हो सकते हैं। ठीक है, अश्रु पूरित आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये इनके जो मर्म स्थान होंगे, इनके जो मर्म स्थान होंगे उन पर पीड़न आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पीड़न देखने को मिलेगी, जो मर्म स्थान है उन पर आपको पीड़न देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि रोगी को किसी भी अवस्था में इसमें आराम नहीं मिलता है, रोगी को किसी भी अवस्था में आराम नहीं मिलता है। भाई ये क्या है, महाइक्का है, तो महाइक्का से ही आपको ध्यान रख लेना है कि महाइक्का है तो महावेग वाली होगी, महाशब्द वाली होगी, महाबल वाली होगी, महाउपद्र वाली होगी, सग प्राणहर होगी, मास बल सबका क्षय हो जाएगा, महामूल वाली होगी। और जब इतनी सब जो बल लग रहा है उसको तेज आवाज़ आ रही है तो उस आंखों में आंसू भी देखने को मिल सकते हैं, जो आपके मर्म है वो भी पीड़ा हो जाएंगे जब इतने बल से आप हिक्का को ले रहे होते हैं। और रोगी को किसी भी अवस्था में उसमें आराम नहीं मिल रहा है, चाहे लेटने में ना चाहे बैठने में, चाहे कैसे भी करने में आराम नहीं मिलता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरी होती है, वो होती है हमारी गंभीर हिक्का। ठीक है, गंभीर हिक्का। ठीक, तो एक एक करके ऐसे ही इसको समझेंगे ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो, अब गंभीर हिक्का में आपको समझना है, देखो अब देखो, जैसे मैंने ये आपको महाहिक्का बताए ऐसे मैं गंभीर हिक्का भी बताऊंगा। कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखने होते हैं, जैसे कि एक ये ध्यान रखना है कि मर्म स्थान पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो और भी कुछ कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे वेग के बारे में बता, जैसे महाहिक्का के अंदर 1 या 2 3 4 वेग भी आ सकते हैं। गंभीरा के अंदर कैसे आएंगे, महाहिक्का साध्य असाध्य है तो असाध्य है, गंभीरा कैसी है, वो चीज़ अगर आप डिफरेंस नोट आउट करते चलोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपनी गंभीरा हिक्का की। तो गंभीरा हिक्का का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो होता है आपका पक्वाशय और नाभि से। तो याद रखना ये कहाँ से उत्पन्न होती है, आपका जो पक्वाशय होता है और नाभि होती है। ठीक है, इन दोनों से उत्पन्न देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस गंभीर हिक्का को आचार्य ने बोला है प्राणत की। ठीक है, प्राणत की बोला गया है, तो याद रखना क्या बोला है, प्राणत की, मतलब ये भी क्या करता है, आपके प्राणों का नाश कर लेता है। ठीक है, जबकि महाहिक्का को क्या बोला था, शब्द संघाती बोला था। आप लिख लीजिए, नोट कर लेना कि इसको क्या बोला था, शब्द संघाती बोला गया था। ठीक, देन इसके बाद ये प्राणात की होता है, मतलब आपके प्राणों को हर ले लेता है। ठीक, और इसमें क्या देखने को मिलता है, देखो गंभीर हिक्का में आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो आपकी छाती है, जो आपकी चेस्ट है वो जर्जरित हो जाती है,
मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो चेस्ट है उस पर इंजरी वगैरह हो जाएगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपको यहाँ पर गंभीर शब्द उत्पन्न देखने को मिलेंगे। मतलब इसमें भी क्या देखने को मिलेगा कि आपको गंभीर शब्द उत्पन्न देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत तेज़ी से गंभीर देखने को मिलेंगे। उत्पत्ति स्थान मैं आपको बता चुका हूँ। और ये भी ध्यान रखना कि ये कैसी होती है, प्राणात की होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपका अगर मान लो प्राण जाने वाले होते हैं, तो प्राण जाने वाले होंगे तो क्या होगा, आपकी आंखों के सामने क्या आ जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। ठीक है, अंधेरा छा जाएगा, जो आपका बल है, मन है, वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके नष्ट देखने को मिलेंगे। ठीक, इतना ध्यान रखना। अब ये भी इस चीज़ ये ध्यान रखो, मान लो कि जो आपकी जो चेस्ट है उस पर इंजरी है, अगर चेस्ट पे इंजरी है तो क्या चेस्ट से आप यहाँ पर ब्रीथिंग कर सकते हो, तो चेस्ट से ब्रीथिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ पर एब्डोमिनल ब्रीथिंग करोगे। ठीक है, कैसी ब्रीथिंग करोगे, एब्डोमिनल ब्रीथिंग करोगे। और एब्डोमिनल ब्रीथिंग से याद रखोगे आप कि इसकी जो उत्पत्ति होती है वो एब्डोमिनल यानी पकवासे से होती है और नाभि से होती है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। और क्या ध्यान रख सकते हो इसमें कि अब मान लो कि अगर आप एब्डोमिनल से ब्रीथिंग कर रहे हो तो जो कैसे हो जाओगे, थोड़े टेढ़े हो जाओगे। मतलब एब्डोमिनल से ब्रीथिंग हो जाए तो यहाँ पर रोगी कैसे हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। वो चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो। और क्या ध्यान रख सकते हो इसमें कि भाई जब आप एब्डोमिनल से ब्रीथिंग कर रहे हो तो अंगों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में क्या होगा, पेन होगा। मान लो जैसे लीवर है, सॉरी लीवर नहीं, लंग्स है। लंग्स कहाँ पर होते हैं, चेस्ट रीजन में, तो वो वहाँ पर कहीं ना कहीं पेन हो रहा है कि जब वो सांस अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से समझ सकते हो कि जो अंग है, तो अंगों में क्या होता है, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेन, आपको पेन या वेदना देखने को मिल रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और आपके आंखों के सामने क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें भी क्या होता है, आपके जो प्राणों का शीघ्र ही नाश हो जाता है, जिसको हम प्राणत की बोलते हैं। ठीक है, और इस पे भी जो इसके जो मर्म स्थान है, मर्म स्थान भी कैसे होंगे, पीड़न होंगे। देखो इसमें भी मर्म स्थान पीड़न हो रहे थे, इसमें भी मर्म स्थान पीड़न हो रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो आपका जब वेग आ रहा था, जब गंभीरा इक्का का जब वेग आता है, मतलब जब गंभीरा इक्का की स्पीड से, गति से आता है, तो शरीर में आपको एक क्षोध उत्पन्न होता है, यानी एक इरिटेशन सी होती है। ठीक है, देखो इसमें वेग कैसे आ रहे थे, देखो क्या चीज़ कॉमन है। एक तो आपको मर्म याद रखना है कि मर्म स्थान पे क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है, दूसरा वेग देखने को मिल रहा है, तीसरा उत्पत्ति, ये कॉमन है जो आपको इन पांचों के अंदर देखनी है। साध्य असाध्य का देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इतना भी कर ले जाओगे तो काफ़ी होगा डिफ्रेंशिएट आउट करने में, यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में भी। ठीक है, तो मर्म स्थान पे पीड़न देखने को मिल रही है। वेग कैसा हो रहा है कि जब भी इसका वेग आ रहा है तो उसके साथ बॉडी में इरिटेशन, क्षोभ उत्पन्न हो रही है। उत्पत्ति गंभीरा है, यानी कि एब्डोमिनल ब्रीथिंग है, तो इसकी पकवास और नाभि हो जाएगी। साध्य असाध्य की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसी होती है, असाध्य। ये भी कैसी थी, माइक का भी असाध्य होती थी। ठीक है, देन हम इसके बाद हम बात करते हैं व्यप्यता के बारे में, व्यपेता इक्का के बारे में। देखो, फिर हम बात करते हैं व्यपेता को। तो व्यपेता को आप रिलेट कर सकते हो कि व्यक्त करना, मतलब एक तरीके से जब ये इसका जब अन्न का पाचन होता है, तो जब अन्न का पाचन होता है तब जाके यहाँ पर ये आपको तीव्र वेग वाली, मतलब तीव्र वेग आता है इसका। ठीक है, आप ये कह सकते हो अन्न के पेचन के बाद जो हिक्का का वेग बढ़ जाता है तो वो किस में आता है, व्यपता के अंदर। ठीक है, अगर अन्न का पाचन करने के बाद आपको हिक्का ज़्यादा आ रही है तो वो कौन सी हिक्का होगी, व्यपेता हिक्का होगी। और इसको आचार्य ने क्या बोला है, प्राणो उपरोधनी बोला है। ठीक है, प्राणो उपरोधनी, तो इसको प्राणो उपरोधनी बोला गया है। और इसको क्या बोला गया था, प्राणांत की बोला गया था। याद रखना कि भोजन और रोधन, तो भोजन रोधन से व्यप्ता में क्या होता है, भोजन के ही सेवन करने के बाद हिक्का का वेग बढ़ रहा था, तो भोजन और रोधन। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे व्यप्ता के बारे में। तो व्यप्ता में हमने बताया था कि जब भी आप भोजन भोजन करते हो, यानी भोजन का जब भी पाक हो जाता है, तो भोजन के पाचन होने पर, पाक हो जाने पर आपका जो वेग है बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको खाना खाने के बाद वेग ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब हिचकी वगैरह ज़्यादा आ रही है, तो उसको हम रखेंगे व्यपता हिचकी के अंदर, व्यपता हिक्का के अंदर। ठीक है, और इसमें हमने बताया आचार्य इच्छा रखने इस व्यपता को क्या बोला गया है, प्राण रोधनी बोला गया है। ठीक है, प्राण रोधनी, ये भी प्राणों का क्या करती है, नाश करती है। ठीक, जैसे हमारा महाश्वास को हम क्या बोलते हैं, सप्त संघातनी बोलते हैं। और हमारा जो गंभीर श्वास है इसको हम प्राणांत की बोलते हैं। और व्यक्ता को क्या बोलते हैं, प्राण रोधनी बोलते हैं। जैसे भोजन, तो क्योंकि व्यक्ता में हम क्या रखते हैं, भोजन रखते हैं, क्योंकि इसमें भोजन के अन्न के, मतलब भोजन ग्रहण करने के बाद वेग बढ़ जाता है, तो वे भोजन से याद रखोगे कि प्राण रोधनी होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हो। देन इसके बाद हम इसका हमने उत्पत्ति स्थान बताया था। उत्पत्ति स्थान क्या होता है, जत्रु मूल होता है। ठीक है, देन इसके बाद और क्या होता है, यदि आप इसमें जिरम्बा लेते हो तो जिरम्बा लेने के बाद क्या होता है, विप्लुता अक्षर से, मतलब वही आपके आंखों में से ये आंसू वगैरह देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
और इसके अंदर क्या होता है कि जो मुख शोष हो जाता है और जो वेग होता है वो धीरे धीरे करके आता है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा गंभीरा के अंदर रोगी टेढ़ा हो जाता है, इसके अंदर भी जो रोगी होता है वो टेढ़ा हो जाता है। और याद रखना इस स्वभाव में नतीजा तृष्णा वगैरह लक्षण देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं चौथा जो होती होता है हमारा क्षुद्र हिक्का। क्षुद्र हिक्का, तो क्षुद्र हिक्का इसमें क्या होता है कि देखो, क्षुद्र का मतलब होता है कहीं ना कहीं अल्प। ठीक है, अल्प। ठीक है, और क्षुद्र में आपको याद रखना है क्षुद्र मुद्रा। ठीक है, मुद्रा का मतलब क्या है, यानी कहीं ना कहीं व्यायाम करना। यानी व्यायाम करने से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में अल्पवात होता है, और जो अल्पवात होता है वो कोष्ठ से कहाँ पर जाता है, कंठ में जाता है। ठीक है, जब कोष्ठ कंठ में जाता है तो वहाँ से ध्वनि प्रोड्यूस होती है, और जो वो ध्वनि प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं क्षुद्र हिक्का। ठीक है, और जो क्षुद्र हिक्का होता है वो अल्प वेग वाला होता है, मतलब वो ऐसे बहुत तेजी गति से नहीं आता, बहुत आराम से आता है। और इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से होती है, जठरू से इसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। और इसमें जो मर्म स्थान होते हैं इस पर अधिक वेदना नहीं मिलती है। देन इसके बाद आता है हमारा अन्नज। अन्नजिक्का के बारे में बात करते हैं। तो अन्नजिक्का में क्या होता है कि ये मतलब अगर आप अधिक मात्रा में आप भोजन कर लेते हो, या फिर अन्न यानी भोजन या जल पी लेते हो, या तीक्ष्ण मद्यपान कर लेते हो, तो उसकी वजह से जो वायु है वो कोष्ठ से आपके ऊर्ध्व, देखो यहाँ पर भी क्या थी, कोष्ठ से कंठ में जा रही थी, यहाँ पर कोष्ठ में ऊर्ध्व, बस बात वही है। ठीक है, कोष्ठ से ऊर्ध्व में जा रही है, जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगी, उसको हम यहाँ पर अन्न जिक्का कहेंगे। तो ये इसकी जो अध्वनि होती है मन ध्वनि वाली होती है, और ये भी मर्म स्थानों पर कोई पीड़न वगैरह नहीं करती। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि मर्म स्थान, वेग, उत्पत्ति, साध्य, सतह और ध्वनि, ये 4-5 पॉइंट है जिनको आप रिलेट कर सकते हो कि कौन सा ऐसा हिक्का है जिनके मर्म स्थान में पीड़न होता है। ठीक है, जैसे महाहिक्का हो गया, गंभीरा हिक्का हो गया, व्यप्ता हो गया। ठीक है, और वेग के बारे में कर सकते हो, जैसे कि महाहिक्का में भी बहुत वेग आता है, गंभीरा के अंदर भी और व्यप्ता के अंदर भी, जबकि क्षुद्र और अन्नज के अंदर ऐसा वेग बहुत मंद वेग वाला आता है। उत्पत्ति आप बता सकते हो सभी की, साध्य साध्य बता सकते हो। ठीक है, और ध्वनि बता सकते हो। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट है जिनको आप रिलेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इनको दिखा रखा है कि देखो, आप देख लो कि जो महाहिक्का है इसमें सिर, ग्रीवा, जठरमूल असाध्य होते हैं, और इनका स्थान नाभि, पगवासा और असाध्य, 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 साध्य, असाध्य और साध्य है। और इनका आप यहाँ पर स्थान देख सकते हो। ठीक है, अब जो भी ये लिखा हुआ है सेम वही है जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, ये नोट्स में आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ हमारा इक्का वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस।